Welcome back to the channel. This is the second part of the chapter Principles of Management. In this video, we are going to cover the 14 principles of Henry Fayol. Henry Fayol, who is also known as father of modern management theory, he has propounded all the principles which are related to the modern organization, modern world. उन्होंने वो सारी की सारी प्रिंसिपल्स दी है जो मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करती है, मॉडर्न टाइम से लिंक करती है। उन्होंने मॉडर्न एनवायरनमेंट को एंड मॉडर्न एरा को देखते हुए प्रिंसिपल्स को बनाया है और प्रिंसिपल्स को बताया है। ही हैज़ गेव अ न्यू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जितना न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो एक्चुअली मार्केट में चीज़ें प्रिवेल कर रही है, जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस अपने अंदर रन करवा रही है, उसको देखते हुए उन्होंने क्या करी, अपनी प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड करके दिया हुआ है। देयरफॉर ही इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इनकी जो 14 प्रिंसिपल्स है वो मॉडर्न एनवायरनमेंट से लिंक करती है, मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक करती है, इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स है थोड़ी ज़्यादा यूज़ आती है एनवायरनमेंट में। सो लेट्स प्रोसीड टू ऑल द 14 principles. 14 principles are: first, division of work; then authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, centralization and decentralization, enumeration of employees, color chain, order, equity, stability of tenure, initiative, and esprit de corps. Now, one by one, we'll discuss all these 14 principles within suitable examples. So, first is division of work. डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि काम को लोगों के बीच में डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, क्योंकि हर एक बंदा हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता। हर एक जना मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, हर एक जना साइंस नहीं पढ़ा सकता, हर एक जना एसएसटी नहीं पढ़ा सकता। आपके स्कूल में एसएसटी पढ़ाने के लिए कोई टीचर होता है, साइंस के लिए कोई टीचर होता है, मैथमेटिक्स के लिए कोई टीचर होता है। दैट मीन्स जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसको वही सब्जेक्ट दिया जाता है कराने के लिए। इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग लोग होते हैं। कोई एचआर में अच्छा होता है, कोई प्रोडक्शन में अच्छा होता है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा होता है, सब अलग अलग चीज़ में अच्छे होते हैं। तो कौन जना कौन सा काम करेगा वो उनके स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क भी ये कहता है कि हर एक जने की अपनी खुद की स्किल्स होती है, अपनी खुद की नॉलेज होती है, अपनी खुद की इंटरेस्ट होती है। उस नॉलेज इंटरेस्ट को देखते हुए लोगों के बीच में काम को डिवाइड करना चाहिए, जिससे कि काम का जो बर्डन है वो एक जने के ऊपर नहीं होगा, वो सबके बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होकर के क्या करेंगे, लोग काम करेंगे। जब काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो लोगों में अपने आप ही रहेगा कि नहीं, मेरा टास्क है, मुझे कंप्लीट करके देना ही देना है। तो वो एफिशिएंसी के साथ में काम करना शुरू कर देगा, वो कंपनी के गोल के लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड कर देना चाहिए छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे जॉब्स में, और जो जिस चीज़ में अच्छा है उस देने को वो काम करने के लिए दे देना चाहिए। Work is divided in small tasks, job, and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. Thus, it leads to greater efficiency, specialization, and increased productivity. काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो जना जिस चीज़ में अच्छा है वो काम उसको दे दो, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आ जाएगी, उस चीज़ का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा और प्रोडक्टिविटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जितना अच्छी तरीके से हम काम को बाहर निकाल के लेके आएंगे उतना ही हमारे को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। नाउ सेकेंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टू कंप्लीट द टास्क विच इज़ बीइंग असाइन टू यू। तो अथॉरिटी का मतलब जब हम आपको पावर दे देते हैं कि आप डिसीज़न खुद ले सकते हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आपको काम दिया गया है, जो आपको काम सौंपा गया है, उसे टाइम पे कंप्लीट करके देना। ये फेयोल कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दोनों साथ साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी। अथॉरिटी ज़्यादा दे दी मतलब पावर दे दी ज़्यादा कि आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव इमेजेस क्रिएट हो जाए, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होना शुरू हो जाए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे दी और अथॉरिटी दी नहीं, मतलब काम तो करना है पूरा, कुछ आपके पास पावर नहीं है, तो काम कभी टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आपको काम के लिए बोल दिया ये काम करना है, मगर आपको ये नहीं कहा कि आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो आप अटके रह जाओगे। कब सामने वाला हाँ बोलेगा, कब मुझे टाइम पे काम कंप्लीट करना है, तो टाइम पे काम कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाता। मगर दोनों अगर साथ साथ दिए जाते हैं तो उनको लगता है यार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, थोड़ी सी पावर है, मैं खुद काम कर सकता हूँ। सपोज़ आपको बोला है कि आपको आलू लेकर के आना है,
मगर ये नहीं बोला कि 12 रुपये दिए 12 रुपये के ही लेके आना, 1 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको फिक्स कर दिया, आपको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आलू लेकर के आने हैं। अब मार्केट में वो 2 रुपये महंगा हो, तो आपके पास तो पावर ही नहीं है कि आप खुद अपनी मर्जी से खरीद सकते हो, वहाँ आप आलू लेकर के ही नहीं आओगे। दैट मीन्स काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। इसलिए बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे डिसीजन खुद लेने पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा और काम कभी भी अटकेगा नहीं। Authority means power to take decision and responsibility means obligation to complete the job assigned on time. Authority का मतलब होता है आपके पास पावर है, आप डिसीजन ले सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उस जॉब को कंप्लीट करना टाइम पे। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। Mere responsibility without authority makes an executive less interested in discharging duties. Similarly, giving authority without assigning responsibility make it him arrogant and there is fear of misuse of power. जैसे मैंने बताया, अथॉरिटी ज़्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, तो पावर का मिसयूज़ होगा, नेगेटिव चीज़ें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन द सेम मैनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है, तो भी जो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है वो कम होने लग जाता है, एंड टाइम पे वर्क या टाइम पे उसका प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो दोनों साथ साथ होनी चाहिए, तभी टाइम पे गोल अचीव होगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। ऐसे नहीं है आप रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक कर रहे हो, आप टॉप लेवल पे हो तो उसको फॉलो ही नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करना इज़ डिसिप्लिन। आपको ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव होएंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं होगी एंड गोल्स भी कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। गोल्स वगैरह अचीव करने हैं तो डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। सो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज़ द ओबीडेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो आपको एग्रीमेंट दिया हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल है, उसको फॉलो करना, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्क कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे सुपरविजन होगा, हर लेवल पे चेक किया जाएगा डिसिप्लिन है या फिर डिसिप्लिन नहीं है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, रूल्स को अबाइड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, उसके खिलाफ पेनल्टीज चार्ज करनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ कभी भी रेगुलरिटी से काम नहीं करेंगे एंड डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी मेंटेन रहे, गोल अचीव होए, सब लोग अच्छे से वर्क करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। सपोज करो आपको 4 जने आकर के अलग अलग तरीके से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई किसी तरीके, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सबका एक्सप्लेनेशन पार्ट अलग अलग होता है। तो किसी ने किसी तरह से समझाया, किसी ने किसी तरीके से समझाया, तो आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे, यार उसका पढ़ाने का तरीका सही था, उसका पढ़ाने का तरीका सही था, मतलब आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा किस चीज़ को फॉलो करूँ और किसको फॉलो नहीं करूँ। या आपको एक टीचर ने बोला पहले मेरा काम करो, फिर दूसरी बोलती मेरा काम करो, तीसरी बोलती मेरा काम करो, तुम कहोगे करूँ तो किसका करूँ? दैट मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर 4-5 अलग अलग बॉसेस से मिल रहा है ना, तो एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आएगा कि किससे काम करना चाहिए और किसका काम नहीं करना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। 4 जनों से आपको किसी भी तरीके का ऑर्डर सुनने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान पे एक ही बॉस होना चाहिए। 4 बॉस होएंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन सी क्रिएट होएगी, रिजल्ट कुछ भी निकल के नहीं आएगा। तो हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, 4-5 हेड या 2 हेड भी नहीं होना चाहिए। According to Fayol, there should be only one and one boss for every individual employee. सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। It implies that every worker should receive orders from one superior only. हर एम्प्लॉय सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर लेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अदरवाइज इसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा,
लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे और काम का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हर एम्प्लॉय को किससे ऑर्डर लेना है? सिर्फ एक बॉस से लेना है। ज़्यादा बॉस से लेंगे तो डुप्लीकेशन, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक गोल को, एक पाथ को फॉलो करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होता है, एक ही पाथ होता है, तो उसके टूवर्ड्स वर्क करना। 4-5 की जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर एक जो आपका खुद का यूनिट है उसमें एक प्लान होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और उसी गोल के लिए सब इंडिविजुअल को क्या करना है? काम करना है। चाहे से वो प्रॉफिट मेकिंग हो, सेल इंक्रीजिंग हो, कुछ भी हो, तो सबको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, उसके लिए ही फोकस रहना है। वही क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जो आपको डायरेक्शन बता दी गई है, उसी डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे? काम करोगे। All the units of an organization should move towards the same objective through coordinated and forced efforts. सारे के सारे लोग एक जो गोल है ना, एक जो ऑब्जेक्टिव है उसी के लिए काम करोगे, डेडिकेटेड होगे। Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. तो जो एक ग्रुप है ना, उन सबका बॉस तो एक ही होगा और उनका प्लान एक होगा, तो सब उसी चीज़ के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पता रहेगा कि सब क्या उसके लिए काम कर रहे हैं, एक्शंस में है, एंड सब साथ के साथ में कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही काम करेंगे। सब एक साथ मिलजुल करके काम करेंगे क्योंकि सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करना। तो सब फोकसली और सब फोकस होकर के उस गोल के लिए काम करना शुरू कर देंगे। एग्जाम में यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन के बीच में डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है। The first meaning, unity of command refers to principle of management that state one should get order from and report to only one boss. एक जना एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा और उसी को रिपोर्ट करेगा। डायरेक्शन कहता है unity of direction is a management principle which implies that all the activities with the same objective must have one head and one plan. मतलब जो एक ग्रुप है उसका एक हेड तो एक होगा, मगर सेम ऑब्जेक्टिव के लिए सब लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। पर्पस टू प्रिवेंट ड्यूल सबॉर्डिनेशन। डबल डबल से काम हटा दिया जाए टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। काम डबल डबल ना हो, एक डिपार्टमेंट एक काम ही करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे काम को ही करेगा। इट इफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, वो एक एक के ऊपर है। इट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम कर रहे हैं। द प्रिंसिपल लीड्स टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सबॉर्डिनेट। एम्प्लॉयज अच्छे से काम करना शुरू करेगा। द प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन ले आएगा क्योंकि सब लोग एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। कौन किसका बॉस है, किसको किसे रिपोर्ट करना है, उसके बीच में रिलेशन क्रिएट करेगा। रिप्रेजेंट्स रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एज पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड गोल। यहाँ पे रिलेशन बताएगा कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्या प्लान है, क्या गोल है। टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया जाता है फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी स्मूथली रन करे, इसलिए हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देते हैं। तो कमांड सिंगल इंडिविजुअल के लिए होता है एंड डायरेक्शन पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय को कुछ चीज़ परचेज़ करनी है, वो पहले मार्केट में स्टडी करेगा कि कहाँ से उसे कम प्राइस में मिल जाएगी। सपोज़ कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहता है मेरे यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, मगर वो अपना उसके ऊपर कमीशन चार्ज कर रहा है। तो वो क्या है? वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है वहाँ पे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको ये ध्यान में रखना है कि मैं कितने सस्ते में ऑर्गेनाइजेशन को दिला सकता हूँ। तो सबऑर्डिनेशन क्या बोलता है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करो, फिर अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करो। अगर वहीं पर ये कमीशन नहीं रखता और रीज़नेबल प्राइस में दिलवाता, तो पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल का ध्यान रख रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का ध्यान रख रहा होगा, फिर वो क्या करेगा? अपने इंटरेस्ट पे लेकर के आएगा। तभी तो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो आपका गोल अपने आप ही अचीव हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी ज़्यादा तो आपको ही बोनस मिलेगा। तो इसके लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दो, तो अपना इंटरेस्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। The interest of an organization should take priority over the interest of any individual employee.
अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के ऊपर किसके इंटरेस्ट को रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखना है. इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हाई रखो और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को लो पे रखो. फिर नेक्स्ट है रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय को फेयर सैलरी मिलनी चाहिए. जो जितना उसका काम है, जो उसकी पोस्ट है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए. अगर एक्स्ट्रा काम करा रहे, एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहिए. एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स है तो भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए. सैलरी में किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, छिड़वाड़ नहीं होना चाहिए. The overall pay and compensation should be fair to both employees in the organization. जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, वो एकदम सही होनी चाहिए. चाहे से वो फीमेल हो या मेल हो, मेल समझ के ज़्यादा नहीं देनी चाहिए. The employee should be given fair wages so that they can have a reasonable standard of living. इतनी सैलरी उनको दो कि वो अपनी डेली मेंटेनेंस मेंटेन करके रख सके. वेजेस शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतनी सैलरी बोल दो कि ऑर्गेनाइजेशन दे ही ना पाए. जो आपका बाउंड्रीज़ है, जो आपके लिमिट है, उसके अंदर ही आपको क्या करना है, उन्हें सैलरी देनी है. ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉय को भी. ऑर्गेनाइजेशन को भी एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ सैलरी देने लायक होना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ को भी उतनी सैलरी डिज़र्विंग मिलनी चाहिए जितने वो डिज़र्विंग है. उसे हम बोलते हैं रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय. सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. जब पूरी की पूरी पावर एक जने के हाथ में हो जाती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. जब पावर हम लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जने के पास ही पावर है, वो ही बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोच सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते. वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम पावर को लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हैं, जब हम पावर को लोगों के बीच में दे देते हैं जिससे वो कुछ डिसीजन अपने खुद ले सके, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए, पूरी डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए. हमेशा दोनों का बैलेंस प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा चेक रहेगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी गलत तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद सम. एक जने के पास ही है डिसीजन मेकिंग पावर. वेयर इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पीपल इज डिसेंट्रलाइजेशन. वहीं पर जब हम पावर को लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हैं, लोगों के बीच में दे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. बोथ शुड बी बैलेंस एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज. दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए या फिर पूरी डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए. दोनों साथ साथ होने चाहिए. थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, पावर एक जने के पास भी होनी चाहिए, मतलब मेन पावर एक जने के हाथ में होनी चाहिए. एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब हम थोड़ी बहुत पावर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि कुछ टास्क आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, या कुछ डिसीजन अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो. स्केलर चेन. एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्मली कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो एक चेन फॉलो होगी. सबऑर्डिनेट डायरेक्टली जा कर के सुपीरियर से बात नहीं कर सकते, उनको एक चेन को फॉलो करना पड़ेगा. चेन के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा. और कोई मैसेज अगर आना है तो वो हाई से लो आएगा, वो भी एक चेन के थ्रू आएगा. उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर चेन बोलते हैं. अगर उस लाइन को फॉलो नहीं किया गया तो रूल्स ब्रेक करना भी माना जा सकता है. दैट मीन्स डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो रहा. तो एक फॉर्मल अथॉरिटी को फॉलो करना, एक चेन को पूरी तरीके से फॉलो करना, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर चेन बोलते हैं. मगर बहुत सी बार इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, अर्जेंटली किसी से बात करना होता है, तब एम्प्लॉयज़ को क्या करना ज़रूरी नहीं है, चेन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है. वो डायरेक्टली उस एम्प्लॉय से बात कर सकता है उस सेम लेवल पे. उसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लान बोलते हैं. तो स्केलर चेन क्या है? द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन. एक फॉर्मल अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की चेन को फॉलो करना जिससे हाई से लो तक बात को पहुंच सके, या लो को हाई से बात करना है तो अपने हाई टू हाई पहुंचा सके. दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी employees at same level can contact through gang plan by informing their immediate superiors. मगर कोई सेम लेवल पे है तो वो इमीडिएटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके सुपीरियर को देनी ही देनी होगी.
तो सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ इन द केस ऑफ इमरजेंसी कैन टॉक डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग द चेन। उस स्टेप को हम बोलते हैं गैंग प्लान। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेन बनी हुई होती है, उस चेन को फॉलो करके ही आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। ऑर्डर बोलता है कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, चाहे से वो लोग हो, चाहे से वो मटेरियल हो। अगर वो अपनी जगह पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योर्स हो जाएगी, इधर भागेगी उधर भागेगी, वहाँ ढूंढेगे इधर ढूंढेगे, और टाइम पे जो टास्क कंप्लीट करना है वो टास्क टाइम पे भी कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्यूल कहते हैं कि ह्यूमन हो या मटेरियल हो, उसकी एक फ़िक्स प्लेस होती है, फ़िक्स जगह होती है, तो फ़िक्स टाइम पे उस जगह पे उस चीज़ को पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि हमें जब भी उस जगह पे जाना हो, जब भी उसको काम हो, तो हमारे को डिले ना हो और हम फटाफट जा कर के वो काम कर ले, वो फटाफट उस जगह से सामान भी आ सके। People and material should be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. मटीरियल हो या पीपल हो, दोनों एक फिक्स प्लेस पे होने चाहिए और फिक्स टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। जिसको जो प्लेस दे दी गई है उस प्लेस पे आपको प्रेजेंट होना ही होना है, इधर से उधर नहीं भागना या इधर से उधर नहीं रखना, उसे ही हम ऑर्डर कहते हैं। इक्विटी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन रन करनी चाहिए। चाहे से वो कास्ट का हो, जेंडर का हो, किसी भी तरीके को लेकर के क्या नहीं होना चाहिए, बाइजनेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से रन कर सकता है और एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई रह सकते हैं। Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. सारे employees fairly treat करने चाहिए. The working environment of an organization should be free from all forms of and principles of justice and fair play should be followed. No worker should be unduly favored or punished. ऐसा नहीं होना चाहिए फेवरेटिज्म टाइप हो, ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मेरी कास्ट का है तो उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, या वो मेरे टेस्ट का नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है तो उसे पनिश कर दिया जाए। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का बाइसनेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एकदम इक्वालिटी के साथ में क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अगर आप बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर है ना जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, इवन वो बाहर भी नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देगा। तो एम्प्लॉयज़ को एक सूटेबल टाइम देना चाहिए उस जगह पे एडजस्ट होने का। ये नहीं अभी जॉब लगी उसको टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया, तो अभी जो एम्प्लॉयज़ है वो भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कल कहीं पता चले हमको हटा दिया फिर हम क्या करेंगे। तो फिक्स तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर बार बार आप ट्रांसफ़र्स कर रहे हो ना तो भी एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो एक जगह एडजस्ट होता है और आप दूसरी जगह भेज दो और वो एडजस्ट ही नहीं हो पाया फिर। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा टर्मिनेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स कर रहे हो, तो उसे रोक दो, एक पॉइंट पे एक टाइम दो एम्प्लॉयज़ को कि वो एक फ़िक्स टाइम तक तो काम करे, जिससे कि वो खुद भी इन्वायरमेंट से एडजस्ट हो सके और आपको भी वो चीज़ समझ में आए। इससे ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है और एम्प्लॉयज़ भी टिका रहता है। वरना जो एम्प्लॉयज़ है वो इतनी छुट्टियाँ लेगा, इतनी जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा कि आपका गोल और टास्क कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। Employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. A personnel should be selected and appointed after rigorous procedure, and selected person should be kept at the post for a minimum tenure to show result. उनके टर्नओवर को हटाने के लिए ढंग से पर्सन को चूज़ करना और उस पर्सन को लॉन्ग टाइम तक एक पोजीशन में रहना चाहिए। अगर फटाफट हम उसको हटाते जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं टिकेगा और एब्सेंटीज़म ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इनिशिएटिव बोलता है वर्कर्स को इंकरेज करना चाहिए, वो नए स्टेप्स लेकर आए, नए आइडियाज़ लेकर के आए, वो नए तरीके से सोचे। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, यार हमारी भी कोई वैल्यू है, बॉस हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बॉस चाहते हैं हमारे ओपिनियंस हम दें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सोचना शुरू करेगा, वो बाहर मार्केट को स्टडी करना शुरू करेगा, नए आइडियाज़ लेकर के आएगा। इससे क्या होगा, 4-5 आइडियाज़ आएंगे तो वर्क करने का तरीका भी इम्प्रूव होगा, साथ के साथ एम्प्लॉय भी अपने आप को मोटिवेट फील कराना शुरू कर देगा।
तो एम्प्लॉयज़ को चांस दो, इंकरेज करो उन्हें कि तुम जितने आइडियाज़ लेकर के आ सकते हो, जितनी नई-नई क्रिएटिविटी लेकर के आ सकते हो, उतना लेकर के और हमको बताना शुरू कर दो। वर्कर शुड बी इंकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। वर्कर को ऐसा इंकरेज कर दो कि वो खुद ही डेवलप करे और नए-नए प्लान्स लेकर के आए। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। ऐसे स्टेप लो कि खुद को मोटिवेट कर दे, इससे इवन एम्प्लॉय भी मोटिवेट होगा। इट इज़ अ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। इसका मतलब होता है सोचो और प्लान को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दो। तो जितना आप सोचोगे उतना दिमाग आपका चलना शुरू करेगा और उतना वाइडर एरिया में साथ के साथ में दिमाग दौड़ेगा। एंड लास्ट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को प्रमोट कराना है। आई की फीलिंग को हटा के वी से रिप्लेस कर देना है। वी एज अ ग्रुप आर वर्किंग। जितना हम ग्रुप को लेके चलेंगे उतना ग्रुप होगा और उतना गोल भी मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के अंदर भी हारमोनी रहेगी, किसके लिए? अपने मैनेजमेंट के लिए। तो क्या है, आई को हटा के वी से रिप्लेस कर दो, उसे बोलते हैं एस्पिरिट द कॉर्प्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज़। उन्हें टीम स्पिरिट रखना है, हारमोनी रखना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तभी गोल अचीव होगा और सब एकता के साथ और यूनिटी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। See you in my third chapter. Bye bye.